अस्सलाम वालेकुम। आज की एक और हॉरर स्टोरी जिसका नाम सरकटा है। आइए बिला ताखिर सुनते हैं एक और पुरस्कार दिल दहला देने वाला वाकया। ये स्कॉटलैंड के एक करीबी मुंसलिक छोटे से देहात का वाकया है, जिसको हम टाउन भी कह सकते हैं। लोग वहाँ खेती बाड़ी करते हैं और अपने घर की अच्छी गुजर बसर कर लेते हैं। वहाँ की कामयाबी का राज ही है ये कि ईमानदारी के साथ खेती बाड़ी करना और खूब अच्छे से आपस में एक दूसरे से मुंसलिक रहना। सब आपस में एक दूसरे के वहाँ काम आते हैं। ऐसे ही एक कहानी फरीद की है। इनका नाम फरीद है, लेकिन फरीद भी कह सकते हैं हम, लेकिन जैसे आपको सही लगे। जल फरीद हैं और इनका ताल्लुक स्कॉटलैंड के उसी टाउन से था कि जब ये अपने घर में रहते थे अपने दो मासूम बच्चों के साथ, और फिर इन्होंने एक मजीद खेत खरीदा। लेकिन वो खेत क्या था, ये समझ लीजिए कि वो एक चारागाह थी जो कि उन्होंने अपने जानवरों के लिए खरीदी थी, और बहुत अच्छी चारागाह थी, काफ़ी बड़ी थी। हालात उनके काफ़ी बेहतर थे। बेगम का उनका इंतकाल हो गया था, तो बस वो अपने दो बच्चों के साथ, जिनका नाम जॉन और जॉर्ज था, जॉर्ज अल फरीड और जॉन अल फरीड, बहुत खुश रहते थे। स्कूलिंग भी करते थे। इनके पास ट्रैक्टर भी था, एक गाड़ी भी थी, और वो गाड़ी कुछ इस तरीके से थी कि जिसके पीछे एक लंबा सा डाला नुमा होता है और आप उसमें खेती बाड़ी का सामान डाल के ले आते। ऐसे ही सर्दियों के दिन थे और इन्होंने ये नया नया खेत खरीदा था। ये चारागाह खरीदी थी और बहुत ही कम पैसों में खरीदी थी, क्योंकि इसका मालिक स्कॉटलैंड में था ही नहीं। वो आगे ऑस्ट्रेलिया की तरफ निकल गया था, और फिर वो अपनी बची कुची जायदाद में से आखिरी बची हुई इस प्रॉपर्टी को भी अल्फ्रेड के हाथ बेच देता है। इसके मालिक को अल्फ्रेड ने बजाते खुद तो कभी देखा नहीं था, और ये एजेंसी के थ्रू ही हुआ था तमाम काम, जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं। बहुत कम पैसों में इन्होंने ये चारागाह खरीद ली थी, और फिर लहलहाते हुए खेत, और उसके ऊपर वो बेहतरीन किस्म के चारे जो जानवर बड़े शौक से खाते। और अल्फ्रेड भी बहुत खुश था कि मुझे बहुत मुनासिब कीमत में और बहुत बेहतरीन चारागाह मिल गई है। तो एक दो दोस्तों ने भी उससे कहा था कि हमारे भी जानवरों के लिए तुम वहाँ से चारा काट के ला दिया करो, जो बने ले लिया करना, क्योंकि वहाँ का चारा काफ़ी अच्छा है। तो इसी तरीके से उनको होते होते लगभग 24 दिन गुजर गए थे। एक रात उनको ख्याल आया, न जाने वो अपने गरम गरम बिस्तर पर लेटे हुए थे, सर्दियाँ थीं। वो उठे और अपने जानवरों की तरफ चले गए। वहाँ देखा कि कुछ जानवर भूखे हैं, जिनमें दुम्बा वगैरह, बकरी और उनकी कुछ ऑस्ट्रेलियन गाय वगैरह थी। कुछ जानवर खाना खा रहे थे, कुछ भूखे थे। उन्होंने दुम्बों वगैरह को अपने जो भी वो ग्राइंड्स खिलाते हैं वो डाल दिए। फिर ख्याल आया कि ये गाय भूखी है, शायद गालिबन वो गाय काफ़ी बीमार भी थी। उनको अलग ही बंद किया हुआ था। वो 3 या 4 दिन के पास चारा बिल्कुल ख़त्म हो गया था। रात के तकरीबन 10 या 10:30 बजे थे। वहाँ का माहौल तो ऐसा है कि देहाती लोग अपने काम से ना ही जी चुराते हैं, ना ही ये सोचते हैं कि अब अंधेरा हो गया है तो अब कौन बाहर जाए। बहरहाल उन्होंने अपनी वो छोटी सी गाड़ी निकाली डाले वाली, और अपने बच्चों से कुछ हिदायतें करते हुए कि जब तक मैं ना आऊँ सोना मत, और यहीं आतिशदान के पास बैठे रहना। उनको छोटी सी स्टोरीज बुक दे देते हैं कि ये पढ़ते रहना। स्टोरीज बुक भी बहुत अच्छी थी बच्चों के लिए। वो शहर से अक्सर स्टोरीज बुक लाते थे। बच्चों को हिदायतें करके वो अब अपने डाले में बैठे हुए बड़े मजे से जा रहे हैं।
कुछ ही फासले पर उन्होंने देखा कि एक कोई चीज है जो कि सरसराती हुई खेतों में दौड़ रही है। जो रोड था उसके साथ खेती बाड़ी का सिलसिला था। इनकी चरागाह कुछ ही फासले पर रह गई थी। अल्फ्रेड जो था काफी परेशान हुआ। ये जो चीज है गाड़ी की रफ्तार से चल रही है और बाकायदा अंदर खेतों में इसके चलने की बहुत तेज आवाज भी आ रही है। जैसे हम कहीं किसी ऐसे खेत खलियान में घुस जाए जहाँ ऊंची ऊंची फसलें हों और तेजी से कोई दौड़े, तो गालिबन इंसान तो ये काम नहीं कर सकते क्योंकि वो कहीं ना कहीं अटक के गिर जाएंगे। और अगर जानवर भी हो तो वो डाली की रफ्तार से क्यों कर दौड़ेगा। बहरहाल काफी बातें उनके दिमाग में आ भी रही थी। इसी सोच सोच में वो अपनी चरागाह तक पहुंच गए। उन्होंने गाड़ी स्टॉप की, गाड़ी से नीचे उतरे और हाथ में कटिंग का जो सामान होता है, फसल कटर जो था उनके हाथ में था, वो लिए अपने चरागाह की तरफ बढ़ रहे थे। और उन्होंने 2-3 गट्ठर काट के अपने डाले में डाल दिए क्योंकि उनको फिर सुबह आना था फ्रेश फसल के लिए, ताकि फ्रेश चारे के लिए उन्हें दोबारा आना था। उन्होंने बहरहाल उन 3 गायों के हिसाब से वो चारा काटा और फिर उनको डाले में डाला और पलट गए। फिर अचानक उन्हें ख्याल आया कि चारा काटते हुए टॉर्च तो वही रह गई। अब जैसे ही वो टॉर्च लेने के लिए अपनी चारागाह पे गए अंदर, उन्होंने ऐसे देखा कि कोई हाथ है जो बाकायदा उनको नजर आया। अब वो वही सवाल कर रहे, भाई कौन है यहाँ पे, कौन है, मेरी फसल चुराने आए हो? मैं बेचता हूँ, मुझसे खरीद लो, मेरे चारागाह पे तुम्हें चोरी करके क्या मिलेगा? वही बात कि वो हाथ जो था वो कदरे स्याह था, झुर्रियों भरा था और बाल थे उस हाथ पे, तो वो थोड़े मोहतात हो गए। हाथ में उनके वो कटर था, टॉर्च उनने ले ली थी। अब वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे होने लगे। अब जैसे जैसे वो पीछे होने लगे वो मुसलसल चिल्ला रहे थे और बाकायदा एक बैड लैंग्वेज भी उसकी कौन है सामने आए। गालिबन वो चारागाह से निकल गए थे। अब जैसे उन्होंने देखा कि एक चीज दोनों हाथों से उस फसल को काटती हुई बाहर की जानिब आ खड़ी हुई, वो हिस्सा खाली था। जैसे ही अल्फ्रेड ने नीचे से ऊपर तक देखा तो उसका दिल दहल गया। उसके हाथ से टॉर्च छूट गई थी, लेकिन उसके आसाप मजबूत थे, पैर जम गए थे, उसके आसान खत्म हो गए थे, उसके पसीने छूट रहे थे, उसके माथे पर पसीने की लकीर बन गई जो कि बहती हुई उसके कान से नीचे तक गई। कौन हो तुम और मेरी चारागाह में तुम्हारा क्या काम है? उसके जोर से चिल्लाने और हंसने की आवाज आई। ये मेरा घर है, मैं यहीं रहता हूं। ये मेरा घर है, मैं यहीं रहता हूं। तुम अपना काम करके चले जाओ। और हाँ, ये जो मेरा हिस्सा है, उसने आगे इशारा किया, जो दूसरी जानिब खेत का एक कोना था, उस हिस्से में कभी ना फसल काटना और ना कभी वहां घुसना, भले वहां का हिस्सा सड़े गले कुछ भी हो। और अगर कभी तुमने वहां पर उस जगह को काटा तो मैं भी तुम्हारा ऐसा ही नुकसान करूंगा। समझ रहे हो ना? तुम्हारे भी तो 2 बेटे हैं। पर मेरे बेटों से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? वो बिना डरे जवाब देता है। सरकटा दो जानू होकर बैठ गया था। ये जगह मेरी है और जिसने तुम्हें ये जगह बेची है उसने ही मुझे यहाँ पर कत्ल किया था और फिर खुद मेरी जगह को कब्जा में लेके यहाँ की फसल हमेशा खाता रहा। और अब जब वक्त आया कि वो वापस आता, लेकिन उसने तुम्हें ये जगह बेच दी। अगर तुम चाहो तो उसे बुलाकर मैं अपना बदला पूरा कर सकता हूँ। क्या तुम ऐसा साथ दोगे मेरा? पर तुम हो कौन? मैं कैसे मान लूं कि तुम सच कहते हो? मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। और तुम ये बात जान रहे हो कि 14-15 दिन से यहाँ आ रहे हो
لیکن یہ تو تم رات کے اس وقت آ گئے تو میرا تمہارا سامنا ہو گیا. مجھے مرے ہوئے اتنا ٹائم نہیں ہوا ہے، لگ بھگ 25 سال ہو گئے ہیں. میری نوعمری کا واقعہ ہے یہ. میری عمر 24 سال تھی. یہ جگہ مجھے میرے ابو نے دی تھی، اور میرا کزن جانسن جس نے مجھے یہاں قتل کیا اور اس جگہ پر قبضہ کر لیا، اس کے تو ماں باپ تھے بھی نہیں. بس لالچ بہت بری بلا ہے. لالچ میں آ کے اس نے میرا قتل کر دیا، میری شادی شدہ زندگی تباہ کر دی، اور بالآخر مجھے مار کر وہ میرے حصے کی جگہیں بیچ کر چلا گیا. پر تمہارا یہ راز کیوں نہ کھلا جب اس نے مجھے مارا تھا نا یہاں لا کر؟ میں یہاں پر کام کے سلسلے میں رکا ہوا تھا، اور وہ جو جگہ میری ہے وہاں مچان تھا. میں وہاں آرام کر رہا تھا کہ رات کے نہ جانے کس پہر آ کر اس نے میری گردن اڑا دی تھی، اور پھر وہیں اس نے مجھے دفن کر دیا. صبح جب میں نہ ملا تو خون مچان پر پایا گیا تو لوگ سمجھے شاید مجھے کوئی جانور کھا گیا ہے. میرے ابو بزرگ تو تھے، وہ سپنے کی تاب نہ لا سکے اور مر گئے. میری بیوی بچے، میری ایک ہی بیٹی تھی، اور میری بیوی بھی جوان تھی. میری بیوی بھی اس نے نہ جانے اس کے ساتھ کیا کیا، لیکن ہاں میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ وہ بھی شاید مر چکی ہے. آہستہ آہستہ کر کے اس نے زمینیں، جائیدادیں، یہ جو پورا ٹکڑا تم دیکھ رہے ہو یہ سب میرے والد کا تھا. ایک ایک کر کے اس نے بیچ دیا، لیکن یہ جگہ وہ بیچ نہ سکا. لیکن بالآخر اس جگہ کو بھی تم نے خرید لیا. چونکہ یہ ایریا کبھی تمہارے حصے میں آیا نہیں تو تم کیا جانو. میں اتنا تو جانتا ہوں کہ تمہارا واقعی میں جو ہم نے بچپن میں سنا تھا کہ یہاں پر ایک شیر نے یا شاید کسی بھیڑیے نے ایک لڑکے کو گھسیٹ کر مارا تھا، تو تم یہ بات جانتے ہو تو وہ میں ہی ہوں. میرا نام نیتھن ہے. جانسن میرا کزن تھا، لورا میری بیوی تھی، میری بیٹی لیلا تھی. میرا پورا ہنستا بستا گھر جانسن کی نظر ہو گیا، اور میرا باپ بھی اسی روز مر گیا تھا. میں تو اپنے باپ تک کو نہ بتا سکا کہ میں آج تک بھٹک رہا ہوں، اور میری بیوی شاید، میں نہیں جانتا. بس میں اتنا کہوں گا کہ اگر تم چاہو تو میری مدد کرو، کیسے بھی جانسن کو بلاؤ. میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا. بس دعا کر سکتا ہوں. میری روح بے چین ہے، میں تڑپ رہا ہوں. اس سے پہلے کبھی تم کسی کے آگے ظاہر کیوں نہ ہوئے؟ اس سے پہلے میں کسی کے آگے ظاہر ہوا یا نہیں، لیکن میں یہاں روز ہوتا ہوں. رات کے اس پہر کبھی کوئی 24-25 سالوں میں آیا ہی نہیں سوائے تمہارے. اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید میں اسے بھی یہ خبر دے دیتا. تو اب تم بتاؤ تم نے کیا سوچا ہے؟ بیچارہ الفریڈ بھی وہیں بیٹھ گیا. وہ بہت دکھی ہو رہا تھا. میں نے اس کی آدھی رقم ادا کی ہے، اب میں اس کی آدھی رقم روکوں گا اور اس کو یہی بولوں گا کہ تمہیں یہیں پر آ کر مجھ سے رقم لینی ہوگی. اور اب میں اسے خود تنگ کروں گا، تم پریشان نہ ہو. یہ میرا کام ہے کہ میں اس کو کیسے بلاتا ہوں. واقعی میں تم تڑپ رہے ہو، واقعی میں تم بھٹک رہے ہو. چلو اچھی بات ہے کہ تم نے میری بات سچ مانی، پر تم بنا سر کے کیسے بات کر سکتے ہو؟ میرے جسم سے سر الگ ہوا ہے، روح تھوڑی نہ ہوئی ہے الگ، اور میں تو خود ایک بھٹکتی ہوئی آتما ہوں. اور شکر ہے کہ تم مجھے سن سکتے ہو. بس میرا کام کر دو. باقی میں جانوں اور جانسن، جب تک میں اس کو اسی گڑھے میں لے جا کر نہ ماروں گا مجھے کیسے سکون آئے گا. میں آج تک بھٹک رہا ہوں، تڑپ رہا ہوں. تم بس میرا کام کر دو. اس نے مجھے کوئی نقصان نہ پہنچایا تھا، اس نے الفریڈ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا تھا. اس نے اپنا چارہ لیا اور واپس اپنے گھر کی جانب آ گیا تھا. 1 ہفتہ ہو گیا تھا. پراپرٹی ڈیلر مسلسل فون کر رہے تھے. پراپرٹی ڈیلر کو اس نے گھر بلایا تھا، بہت بہترین قسم کا کھانا بنایا تھا، اور بولا میں جانتا ہوں، اور یہ لو. اس نے مزید اس کو کچھ پیسے دیے، ایک مناسب رقم دی. میرا ایک کام کر دو، میں تمہیں سارا واقعہ بعد میں بتاؤں گا،
कैसे भी करके तुम जॉनसन को यहाँ बुला लो। अब कैसे बुलाओगे ये तुम जानते हो, बाकी की बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। और ये लो रकम, जिसे देखकर प्रॉपर्टी डीलर बहुत ज्यादा खुश हो गया था। उसने वादा तो किया था, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर वैसे ही लालची होते हैं, सिर्फ पैसों से गर्ज होती है। पर देखो, काम बहुत सावधानी से करना। अगर जॉनसन तुम्हारे बहकावे में आए या तुम उसे पटा सको तो बस उसे बुला लो। इसके ऊपर कुछ कर्जा है मेरा, मैं उसको खुद देना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता था ये जगह जॉनसन्स की है, लेकिन अब मुझे पक्का यकीन हो गया है कि ये जगह उसकी है। मेरे अब्बू को, मेरे वालिद को उसका कुछ कर्ज देना था, उसके वालिद का, तो लिहाजा मैं चाहता हूँ कि ये सरप्राइज उसे मैं खुद दूँ। ये एक मोटी रकम है जो कि उस चरागाह से अलग है। अच्छा, तो तुम मुझे ये इतनी बड़ी रकम क्यों दे रहे हो? सिर्फ इसलिए कि तुम मेरा काम कर दो। बात आई गई हो गई थी। 10-15 दिन ना गुजरे थे कि वो भी अब स्कॉटलैंड के उस छोटे से देहात टाउन में आ चुका था। वो सीधा अल्फ्रेड के घर ही आया था, क्योंकि वहां उसके पास कोई जगह ना थी, वो सब कुछ बेच चुका था। उसने देखा कि दरमियाने से कद का मजबूत आसाब का एक आदमी है। दोनों को मिलकर एक दूसरे से बहुत ज्यादा खुशी हुई। जॉनसन तो शक्ल से ही मक्कार और करिया लग रहा था। ये दोनों बेटे तुम्हारे हैं? हाँ, ये दोनों बेटे मेरे हैं। मैंने शादी नहीं की और करने का इरादा भी नहीं है। तो आज रात तुम मेरे यहाँ मेहमान हो, कल मैं तुम्हारी रकम दे दूंगा और फिर तुम अगले दिन जा सकते हो। पर मुझे तो प्रॉपर्टी डीलर कुछ और ही कह रहा था। क्या कह रहा था? कि तुम्हें मेरे अब्बू जी के पैसे देने हैं और तुम्हारे अब्बू जी ने वो उधार लिए थे। अरे हाँ, देने तो हैं। तो फिर कब दोगे? बस आज रात की बात है, कल ले लेना, अपनी तमाम रकम ले लेना और फिर परसों चले जाना। 2 दिन तो मुझे अपनी खातिर तवाज़ु का मौका दो। अच्छा, खासी अच्छी बातें हुई। उसने उसके लिए वाइन निकाली जो कि उसको पेश की। बहुत अच्छा सा उसका मूड बनाया, उसको मुकम्मल हाथों में ले लिया। एक रात जैसे तैसे गुजर गई। सुबह हुई और फिर उसके लिए बेहतरीन किस्म का नाश्ता बनाया और उसके साथ अपनी तमाम जगह की विजिट के लिए निकल गया था वो। जैसे ही वो चरागाह पहुंचा था, वहां जाकर उसको एक अजीब सी घबराहट होने लगी। उसके माथे पर पसीने आने लगे। क्या हुआ जॉनसन? कुछ नहीं, कोई पुरानी बात याद आ गई। हाँ, यहाँ पर मैं खूब खेला कूदा करता था। अच्छा अच्छा, इसके अलावा कुछ नहीं। वो देख रहा था कि हवा तेज चल रही है, कुछ सन्नाटे और खामोशी तोड़ रही है, कुछ जख्म बोल रहे हैं, महसूस कर सकता था अल्फ्रेड। अचानक अल्फ्रेड ने आधा चारा काटा और बस वापसी की राह ली। आज का मौसम बहुत ज्यादा सर्द था। उसकी एक गाय आज मर गई थी, खासी बीमार थी। ये वक्त था लगभग 9:30 का, जब वो उसी गाय के पास बैठा था और वो मर चुकी थी। अब उसका काम अपने प्लान को अंजाम देना था। ये तो बीच में कुछ आसानियां आ गई थी। वो तेज तेज कदमों से अपने घर गया। वहां जाकर देखा कि जॉनसन तो सो रहा है। जॉनसन उठो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कैसी मदद? बताता हूँ, मेरे साथ चलो। बच्चे सो चुके थे। आज हल्की हल्की बर्फ पड़ रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर अपने दूसरे जानवरों के जानिब चल पड़े। जैसे ही वो जानवरों के घर में घुसे, मेरी ये गाय बहुत पुरानी थी और इसने मेरा बहुत साथ दिया। आज ये इस दुनिया से चली गई है। तुम अगर मेरी मदद करो और मैं इसको मशीन के ज़रिए अपने छोटे से डाले में डालूंगा, बस मेरा साथ दो, बाकी काम मैं करूँगा। ठीक है, हाँ, अफसोस हुआ, खासी कीमती गाय लगती है। बस अब इस दुनिया से चली गई, इसकी कीमत तो ख़त्म हुई। जो लोग चले जाते हैं अक्सर इस दुनिया में रह जाते हैं और ज़्यादातर तो दुनिया को खैरबाद ही कह जाते हैं। पर जो दुनिया में रह जाते हैं मरने के बाद, उनकी रूहें बदला लेने तरसती हैं। अचानक जॉनसन कांपा था। ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये सब मन गढ़ंत फरसूदा बातें नहीं मानता। अल्फ्रेड, चलो
کام کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ چراگاہ سامنے آ گئی تھی۔ یہاں کیوں آ گئے اس کو لے کر؟ یہیں کونے میں دفنانی ہے، وہ کونے والی جگہ۔ میں وہاں نہیں جاؤں گا، میں یہیں کھڑا ہوں، تم ہی جاؤ۔ پر میں اسے کیسے لے جا سکتا ہوں؟ یہ جو تم ٹرالی لے کر آئے ہو، اس کے ذریعے ہی تو گھسیٹو گے، اس مشینری کے ذریعے ہی تو گھسیٹو گے۔ اس نے مجھے شفاق سا جواب دیا تھا۔ اچھا چلو تو پھر ایسے ہی صحیح۔ جو مشینری وہ اپنے ساتھ لایا تھا اب اس کے اوپر بیٹھا اور اس گائے کی گرپ تیز کی، اسے اٹھا کے چراگاہ کے پچھلی جانب ڈال دیا اور اب مشینری سے نیچے اترا اور واپس اندر آیا، جالے میں بیٹھا۔ یکدم اسے کچھ یاد آیا۔ میں بھی آیا، 2 منٹ۔ کہاں جا رہے ہو؟ فصلیں لہلہانا شروع ہو گئی تھیں۔ اس نے وہی دوڑ سنی تھی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اب اپنا بدلہ لینے کے لیے وہ آئے گا۔ تم تھوڑا ٹھہرو، میں ابھی آیا، مجھے حاجت آ گئی ہے، اس نے بہانہ لگایا۔ زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا، یہ کہہ کر اس نے دروازہ لاک کیا اور سیدھا چراگاہ میں گھس گیا۔ شکریہ، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا الفریڈ۔ تم نے میتھن کے سر احسان کیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ہوا تیز اس ڈالے کی طرف بڑھی تھی اور وہ سرکٹا ڈالے کی ہیڈ لائٹ میں صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہی فسن کٹر تھا جس سے اس کی گردن جانسن نے کاٹی تھی۔ وہ تیز تیز ہنس رہا تھا کہ اچانک جانسن کی نظر سامنے ہیڈ لائٹس پر پڑی۔ وہ سرکٹا سامنے ہی کھڑا تھا۔ کیسے ہو جانسن؟ میں پہچانا؟ تم کون ہو؟ جانسن ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ الفریڈ، کہاں ہو؟ یہ تم نے مجھے کہاں لا پھنسایا؟ کون ہے یہ؟ پہچانو اپنے ماضی کے کیے گئے قتل کو۔ تم نے جو جھوٹ بولا، مجھ سے میرا گھرانہ چھین لیا، اب تم اپنی موت کو تیار ہو جاؤ۔ نہیں، میں نے تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا تھا۔ تم لوگ مجھ سے دن رات کام کراتے تھے، بدلہ تو مجھے لینا تھا۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ تم کچھ اور بھی کر سکتے تھے، ہمیں چھوڑ کر چلے جاتے، مارتے تو نہ۔ یہ کہہ کر میتھن نے اس فصل کٹر کو تیزی سے شیشے میں دے مارا۔ شیشہ ٹوٹ چکا تھا اور جانسنس گردن سے پکڑ کر میتھن نے باہر گھسیٹا اور اس کو بالوں سے گھسیٹتا ہوا چراگاہ میں لے گیا۔ جانسن کے ہاتھ پیر شل ہو گئے تھے۔ میتھن نے الفریڈ کو آواز لگائی تھی، تمہارا شکریہ دوست، تم جا سکتے ہو۔ قتل کا نشان تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ اور سنو، وہ پراپرٹی ڈیلر سے کہہ دینا میری ڈیلنگ ہو گئی ہے۔ جانسن واپس لوٹ گیا۔ ایک ناقابل برداشت چیخ دور تک سنائی دی تھی۔ الفریڈ اپنے گھر جا رہا تھا، خاموشی سے۔ اس کو افسوس تھا اپنے گائے کے مر جانے کا، اور خوشی تھی میتھن کے بدلے کی۔